एग्जाम्पल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस 2020 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो जेएनयू के साथ साथ जो डीयू का जो दोनों का पैटर्न ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया है। पहले सब्जेक्टिव होता था, अब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है डी एम ए पॉलिटिकल साइंस में, ये आपका 100 के अराउंड है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप देख पाइएगा कि यहाँ पे लास्ट में आपको करेक्ट आंसर भी दिया गया है। सो इन द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न इन द सेंस कि जैसे हम लोगों ने देखा था जेएनयू का, अगर आपने 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा, सो द पैटर्न चेंज्ड आफ्टर 2019। एक तो 2019 में पहली बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हुआ था, और इसके साथ साथ 2020 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो 100 हो गए। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चेंज जो हुआ कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस के टाइप थे, फॉर एग्जांपल मैच द फॉलोइंग थे, आपके एसेशन रीजन टाइप थे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस थे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। एक तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन का कवरेज क्या है, जो सिलेबस होता है उसका क्या कवरेज है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक साथ हम लोग सारे क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन था, अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। अब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है, एलिजाबेथ, सुसन, वर्जीनिया एंड लूसी स्टोन। जो करेक्ट आंसर है वो है लूसी स्टोन। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग इसमें 2-3 चीज़ें और देख लीजिएगा। पहला, कि अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन ये कब फॉर्म हुआ था? दूसरा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ पे फॉर्म हुआ था? और तीसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हु आर द पीपल एसोसिएटेड विद दिस एसोसिएशन, द लीडिंग फिगर्स। तो इन तीनों को भी आप लोग साथ में देख लीजिएगा। द सेकंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशन सभी को पता है, सैमुअल के द्वारा जो पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज डायलॉग्स बिटवीन सिविलाइजेशन, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। तो सभी कोई जानते हैं इसमें क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। और क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जो है, ये आपका इन्होंने बुक भी लिखा था। और इनका ये क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का टाइटल से एक बहुत ही फेमस आर्टिकल भी पब्लिश हुआ था अराउंड 80s में। और आप लोग जानते ही हैं एंड ऑफ हिस्ट्री किसके द्वारा लिखा गया है, या डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशन। So the third option is, when was the World Trade Organization established? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1995। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड और जो क्वेश्चन है, इसमें 2-3 चीज़ें जो आपको याद रखनी है। वो पहला हो जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से प्रीडिसेसर कौन सा था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था? तो हम लोग जानते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, GATT। दूसरा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन में बहुत सारे राउंड हुए थे, दोहा राउंड, बाली राउंड, उरुग्वे राउंड। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको देखना है। थर्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है सम ऑफ द इकोनॉमिक टर्म्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली फॉर डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड ऑल थिंग्स। तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज लाइक ब्लू बॉक्स एंड ऑल, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना। फिर आता है नेगेटिव लिबर्टी शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ इट्स एक्सरसाइज। अब ये स्टेटमेंट किसने बोला था? तो एशिया बर्ली। अब यहाँ पे एक और आ जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। तो दिस इज समथिंग दैट आई लीव अप टू यू। इस चीज़ को आप लोग बताइएगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इनफैक्ट इस पे एक आर्टिकल भी आया है नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी पे। अक्सर उस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डिफरेंस बिटवीन रॉल्स एंड नॉजिक्स पॉलिटिकल फिलोसफी। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है,
देखिए, रॉल्स का जो मोस्टली हम लोग देखते हैं, रॉल्स की फिलॉसफी को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें मोस्टली आता है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। और रॉल्स के द्वारा और भी कुछ-कुछ बुक्स लिखे गए हैं, तो द थ्योरी ऑफ जस्टिस में कौन-कौन से थॉट्स को इन्होंने प्रपोज़ किया है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस किसी भी टर्म होता है या कोई लोग होते हैं जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो थ्योरिस्ट होते हैं, इनसे जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करें। तभी एक आप ये हो सकते हैं कि होलिस्टिक अप्रोच में कवर आप कर पाएँगे। अब आता है मेज़ ऑफ फॉलोइंग या लिस्ट 1, लिस्ट 2। तो शेड्यूल दिया गया है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट दिया गया है। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखना है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए शेड्यूल और उसके शेड्यूल के कौन-कौन से आप ये बोल सकते हैं कंटेंट के बीच में मैच द फॉलोइंग दिया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ मान लीजिए आपके साथ आर्टिकल्स भी आ सकते हैं और आर्टिकल के कंटेंट को दिया जाता है मैच करने के लिए, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जो है जो आर्टिकल्स हैं या जो आपके टाइटल्स हैं, चैप्टर्स हैं, कौन से पार्ट में हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल द यूनियन वो कौन से पार्ट में है? तो इस टाइप की चीज़ें भी आ जाती है। या मान लीजिए इमरजेंसी प्रोविज़न कौन से पार्ट में है, जो मिसलेनियस प्रोविज़न्स हैं वो कौन से पार्ट में, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पूछ दिया गया है 7th 2nd, 7th, 10th, 12th। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस टाइप की चीज़ों को आप देख लीजिए। अब जैसे 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एंटी डिफेक्शन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, तो कब किया गया था? 12th शेड्यूल अर्बन एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब वो कौन से ईयर में आया था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। 7th शेड्यूल का आपका यूनियन स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब इसके साथ साथ ये भी हो जाता है कि अगर मान लीजिए यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, स्टेट में, कॉन्करेंट में, क्योंकि कभी-कभी क्वेश्चन इस ढंग से भी ट्विस्ट कर दिया जाता है कि आपको 5-6 दे दिया जाएगा अ, और वहाँ बोल दिया जाएगा कि ये स्टेट में है, यूनियन में है। And one of the important points that you need to remember is that in match of the following, even if you know correct answers, then it's easier for you to understand and you know find out the correct answer. And sometimes if you don't know the correct answer, then at least you can eliminate. ठीक है। और इसके साथ-साथ यहाँ पे मान लीजिए 4वें शेड्यूल के बारे में पूछा गया है, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है सारे शेड्यूल को देख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िशियल लैंग्वेज की शेड्यूल में है, जो आपके ट्रैवल रीजन्स हैं, जो हम लोग देखते हैं आसाम, मणिपुर, मेघालय के बारे में, तो वो कौन से पार्ट में है, तो वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना। ओथ जो होता है, वो कौन से सेक्शंस में है, कौन से शेड्यूल में, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे है एक सवाल जो मैंने आपको देखिए पूछा था ना, करंट, कॉन्करेंट और आपका स्टेट और यूनियन लिस्ट में आपसे पूछ दिया जा सकता है। तो वैसे ही कैप नेशनल कैपिटल रीजन, कॉन्स्टिट्यूएंट एरियाज़ इंक्लूड कौन-कौन से एरियाज़ हैं जो आपके कैपिटल रीजन में इंक्लूड आता है। तो देखिए 2 इसमें एक 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। एक होता है नेशनल कैपिटल रीजन और एक होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एनसीआर, एनसीटी। 2 चीज़ें इसके साथ आपको और इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना कि एनसीआर कब फॉर्म हुआ था और एनसीटी कब फॉर्म हुआ था। पहला बार कब फॉर्म हुआ था इन द सेंस कि उसका नोटिफ़िकेशन कब दिया गया था। तो दूसरा चीज़ आपको देखना है कि एनसीआर रीजन में टोटल कौन-कौन से एरियाज़ आते हैं। जैसे यहाँ पलवल है, बागपाट है, अलवर है, शामली है। तो यहाँ पे कौन-कौन से आते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे सारा ही आता है और यहीं आपका गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गाँव ये सब तो हैं ही। अब देखिए यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि डिस्ट्रिक्ट को ना पूछ के रीजन्स को पूछ लिया है, तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो उस सारे एरियाज़, रीजन्स उनको भी पता करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि आपको उन जगह के नाम या तो
डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ब्लॉक, और उनको बोल दिया जाएगा कि मैच कराइए कि कौन से स्टेट में ये फॉल करता है। फॉर एग्जांपल शामली जो है यूपी में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, राजस्थान में है। अलवर आपका राजस्थान में है, शामली आपका यूपी में है, पलवल अब कहाँ है? ये आपका पंजाब में, हरियाणा में। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इस ढंग से भी चीज़ों को एक बार देख लीजिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है, ये देखिए आपका केस लॉ से है। केस लॉ मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं, तो उन केसेस में कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में डिसीजन दिया गया था, उसी के बेसिस को लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया है। और राइट टू प्राइवेसी है, राइट अगेंस्ट कस्टोडियन वायलेंस है, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग एंड राइट टू शेल्टर। तो ये 4 टॉपिक हो गया और आपसे पूछ दिया गया है। लेकिन इसके साथ-साथ बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे रिसेंटली एक जो केस आया था जहाँ पे ये पूछा गया था कि क्या एक मान लीजिए कोई पेशेंट है तो उसको खुद को मारने की इजाज़त है या नहीं है? वो डॉक्टर्स को परमिट कर सकते हैं कि उनको ऐसी दवाई दे दिया जाए कि उनकी जान चली जाए। आई मीन ओनली द कैन सेव द पेशेंट्स आर सफरिंग इमेंसली। तो इस टाइप की भी चीज़ें के बारे में आ सकता है, या ट्रिपल तलाक के बारे में आ सकता है कि ट्रिपल तलाक को कौन से आपका कौन-कौन सा केस था जिसके अंदर किया गया था। अब यहाँ पे देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। एक चीज़ तो पता चल गया कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सवाल आ सकता है। दूसरा पता चल गया कि किस ढंग से सवाल पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको निकल कर आता है कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है आप इन स्टेट्स का फॉर्मेशन और वो कब फॉर्म हुआ था, ईयर ऑफ फॉर्मेशन, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है मैच द फॉलोइंग के रूप में ये आ सकता है। और कुछ-कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। तो कौन-कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे, कब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्फोर्स किए गए थे, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे और इसी पे एक सवाल और भी आ जाता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे कब-कब ये पहला स्टेट या अ, उनको अरेंज कीजिए जब वो फॉर्म हुआ था, तो उसपे भी आ जाता है। और यहाँ का जो करेक्ट आंसर है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम। और आप जैसा कि जानते हैं गुजरात पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था, उसके बाद ये फिर अलग हुआ। तो इम्पोर्टेंट है कि आप इनके ईयर्स भी देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग में पॉलिटिकल पार्टी एंड ईयर ऑफ ओरिजिन। अब देखिए, जो मैंने आपको बात बोली थी कि ईयर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये यहाँ पे डेट पूछ दिया है इन लोगों ने। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपको देखना है कि पॉलिटिकल पार्टी के कौन-कौन से फाउंडर मेंबर रहे हैं। उस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूछा गया तो पॉलिटिकल पार्टी के फाउंडर मेंबर के बारे में भी पूछा जा सकता है। और दूसरा पूछा जा सकता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी कौन से स्टेट में डोमिनेंट है। क्योंकि देखिए जितने जो आपके स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो पार्टिकुलरली एक पार्टिकुलर स्टेट में उनका डोमिनेंस है। चाहे अकाली दल इन पंजाब हो, डीएमके इन तमिलनाडु हो, तो ये सारा एआईडीएमके तमिलनाडु है। तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। असम आपका असम असम में है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब ये फॉर्म हुआ था, यहाँ पे सवाल पूछ लिया। किन लोगों के द्वारा ये फॉर्म किया गया था, इम्पोर्टेंट हो जाता है। किन स्टेट में ये डोमिनेंट है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हाँ, शायद मे बी ये भी पूछ दिया जा सकता है कि अकाली दल फर्स्ट टाइम ये गवर्नमेंट कब फॉर्म किया था। या फिर आपसे पूछ दिया जा सकता है कि एआईडीएमके फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट कब फॉर्म किया था। आई मीन पॉसिबिलिटी है। इफ दे गोना आस्क अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, anything is possible. So it's important that whenever we are studying these kind of things, it's important to collect as many information as we can. The next question is concept of class refers to. अब यहाँ पे आपसे ऑप्शंस में पहले दे दिया गया, चार दे दिया गया: इकोनॉमिक इंडोमेंट, कल्चरल ट्रेड, सोशल कनेक्शंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन कौन सा करेक्ट आंसर है।
तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को हटाकर सोशल कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल ये गया है। ठीक है, इससे एक चीज जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि इनफैक्ट इकोनॉमिक इंडोमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, सिमिलरली कल्चरल ट्रेड्स एंड सिंबॉलिक कैपिटल, सोशल कनेक्शंस एंड सोशल कैपिटल, इनके बीच में भी मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछा जा सकता है कि एक लिस्ट वन में इकोनॉमिक इंडोमेंट्स, कल्चरल ट्रेड्स एंड सोशल कनेक्शंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दे दिया गया, और एक साइड लिस्ट टू में आपको ह्यूमन कैपिटल, सिंबॉलिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, पॉलिटिकल कैपिटल दे दिए गए, एंड दे गोना आस्क दैट मैच द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब लिख यहाँ है कि कास्ट ऑफ माइंड, कॉलोनिज्म एंड मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया इज रिटन बाय। तो चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? निकोलस पी डक्स। तो एक तो इस तरीके से भी मैच द फॉलोइंग के रूप में भी, और आपने देखा कि डायरेक्टली भी पूछ दिया गया है, यानी बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट है, और यहाँ मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछ दिया गया है। और पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, पहले हम लोगों ने देखा क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, एक है आपका, उसी ऑप्शन में हम लोगों ने देखा था एंड ऑफ हिस्ट्री, यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द प्रिंस, दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक्स, और अक्सर इनके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब देखिए, आप वॉल्ज को जानते हैं तो ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगर कर दिए, मॉर्गेंटी को जान गए तो पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, दो जान गए तो ऑटोमेटिक आ गया। एक यहाँ पे एक चीज और आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है देखना, और ये हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछे गए थे कि आपको बुक किस तरीके से पब्लिश हुआ है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना। So what is important is not just the books and authors, but also the year in which the book was published. This is number one. The number two is द मेन आइडियोलॉजी ऑफ द बुक, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि उस बुक में क्या डिस्कस किया गया था, लाइक पॉलिटिक्स अमंग नेशन एंड लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, एंड ऑफ हिस्ट्री, एंड द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और मे बी लेट्स से द प्रिंस। तो इन चारों को एक मैच द फॉलोइंग के रूप में आपको दे दिया गया लिस्ट वन में, और लिस्ट टू में दे दिया गया कि सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच हैव बीन प्रपोज्ड इन दिस बुक्स, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज गिवन द फेमस फ्रेज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, द स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे हैव द पावर टू डू एंड द वीक एक्सेप्ट व्हाट दे हैव टू एक्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? थियोरम्स। तो यहाँ पे देखिए कि स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1269 अबाउट, करेक्ट आंसर है टेररिज्म। अब देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक तो यूएन का जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन आता है, और एक सिक्योरिटी काउंसिल का रिजोल्यूशन आता है। दोनों को रिजोल्यूशन, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रिजोल्यूशन है उसको देखना है, वो रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और कभी-कभी ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है अगर कोई डोमिनेंट या मेजर कंट्री उस रिजोल्यूशन को, आप ये बोल सकते हैं कि अपोज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी रिजोल्यूशन में सिक्योरिटी काउंसिल को कोई रिजोल्यूशन है जिसमें कि रशिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड या यूएस किसी एक ने उस पे वीटो लगा दिया, तो समटाइम्स दे आल्सो आस्क दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग, यू नो, permanent members have used their veto power to not implement या इस रिजोल्यूशन को रोकने के लिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस ढंग से भी आप चीज़ों को देख लीजिएगा। और इस जो रिज़ॉल्यूशन की बात आती है तो यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली दोनों का रिज़ॉल्यूशन इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव बीन क्रिएटेड अंडर द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव बीन क्रिएटेड अंडर विद द हेल्प ऑफ रिज़ॉल्यूशन। चाहे वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हो या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफर्स हैज गिवन द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस? सिंपल ये है,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इमैनुअल कांत, सब कोई जानते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि जैसे देखिए एक आप सेक्शन बना लीजिएगा जिसमें कि आप टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज़ लिखते चले जा रहे हैं। अब आप लिख दिए परपेचुअल पीस और उसको साइड में लिख दिए किनका? इमैनुअल कांत। अब मान लीजिए जॉन रॉल्स हैं, तो उन्होंने रॉल्स ने कौन-कौन सी थ्योरी दी है उसके बारे में लिख लिए। तो इस टाइप से क्या होता है कि अगर मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आपसे अगर पूछा जाता है, देन यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग टू द करेक्ट आंसर। Now the next question is, which article of the Indian Constitution gives the Supreme Court the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights? अब देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया कि आर्टिकल 32 में आता है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको पता होगा कि इन फैक्ट हाई कोर्ट कैन आल्सो इश्यू रिट्स और 4 प्रकार के रिट्स होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप उन चारों रिट्स को देख लीजिए और उन चारों रिट्स को कब-कब, किस-किस कंडीशन में हेवियस कॉर्पस है, मैंडमस है, तो उनको किस-किस कंडीशंस में इश्यू किए जा सकते हैं अगेंस्ट द स्टेट अथॉरिटी, ये वो जो भी चीज़ें हैं और वो देख लेना है। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट कब रिट इश्यू कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछ दिया जा सकता है कि 368 क्या है? अमेंडमेंट है। 371 क्या है? हम लोगों ने 370 देखा है। इनफैक्ट 371 में बहुत सारे सब क्लॉज हैं एंड दीज सब क्लॉज आर एसोसिएटेड टू डिफरेंट स्टेट्स। आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो समटाइम्स द क्वेश्चन माइट आल्सो बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ मैच द फॉलोइंग कि 31 बी, 371 बी, 372 डी, 373, 371 ई अब मैच कराइए। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो मैंने आपको बोला था परपेचुअल पीस के बारे में हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वैसे ही रिपीट हो रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज? तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया और इनका करेक्ट आंसर क्या है? योगेंद्र यादव। अब योगेंद्र यादव कौन से इंस्टीट्यूट से एसोसिएटेड थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। अब CSDS का एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? रजनी कोठारी। हम लोग सभी जानते हैं रजनी कोठारी को। ये सोशियोलॉजिस्ट भी थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी थे। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। अब देखिए जब हम लोगों ने बात की थी, डिस्कस किए थे शेड्यूल्स के बारे में, तो सेक्शन 12 शेड्यूल, मैंने आपको क्या बोला था? 12 शेड्यूल को जब भी हम लोगों को देखना है तो अर्बन एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट को देखना है। फिर मैंने आपको बोला था कि अर्बन एंड रूरल सेल्फ गवर्नमेंट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था? 73rd एंड 74th। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कौन सी ईयर में? अब देखिए यहाँ पे ये इनसे पूछ ही दिया गया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये भी है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनफैक्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो आया है, तो यहाँ पे इस पे सवाल आ जाता है यूजुअली कि फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर को किस केस में डिफाइन किया गया था, उसमें कौन-कौन से प्रोविजंस है, कब डिफाइन किया गया था। तो इनफैक्ट देयर इज अ टाइमलाइन टू दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे माइट आस्क लाइक केशव भारती कैसे एक इम्पोर्टेंट केस है जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ था, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और राइट टू प्रॉपर्टी है, ये कब हटा दिया गया था? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी जो है हटा दिया गया था? ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हु अमंग द फॉलोइंग आर द ऑथर ऑफ द एसे द राइज, फॉल एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम थियोक्रेसी? अब ये इनका करेक्ट आंसर है वी डी सावरकर। अब आपको ये भी देख लेना है कि वी.डी. सावरकर के द्वारा कौन-कौन से बुक्स लिखे गए थे, या फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि ये इसका सीक्वेंस भी बताइए, या फिर 4-5 बुक्स एंड आर्टिकल्स के नाम दे दिए जा सकते हैं। नॉट ओनली फॉर वी.डी. सावरकर बट लेट्स से अबाउट महात्मा गांधी या फिर अंबेडकर, एंड दे गोना आस्क लाइक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैव बीन रिटन बाय सच एंड सच पीपल। तो उस टाइप से भी आ सकता है।
अब यहाँ पे है हु रोट द पोएम सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। अब इसके साथ-साथ हम लोग ये भी देख लेना है कि हम लोगों का नेशनल एंथम ये किसके द्वारा लिखा गया था। इनफैक्ट बांग्लादेश का नेशनल एंथम किनके द्वारा लिखा गया था। और इसके साथ-साथ हम लोगों जो है इनसे एसोसिएटेड या फिर जो नेशनल एम्बलम है ये कौन से उपनिषद से लिया गया है। कौन से पिलर से जैसे सत्यमेव जयते है, ये कौन से उपनिषद से लिया गया तो उनका उपनिषद अशोका पिलर से जो एम्बलम है वो लिया गया है। तो वो जो यू नो नेशनल सिग्निफिकेंस के जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को भी हम लोगों को एक बार देख लेना है। या वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। In fact, the question sometimes that I've also seen that they ask is कि वंदे मातरम फर्स्ट टाइम कौन से आपके ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो एनुअल असेंबली होती है, एनुअल सेशन होता है 1930s 1929 कब पहली बार गाया गया था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि तिरंगा को फर्स्ट टाइम जो है नेशनल कांग्रेस ने अ, कौन से सेशन में लहराया था, वैसे ही स्वराज कब आया था फर्स्ट टाइम, कौन से कांग्रेस के कौन से सेशन सेशन में स्वराज का यूज़ किया गया था। तो वैसे ही ये सारी भी चीज़ें हो जाती है। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वीकली पेपर पब्लिश्ड बाय बी आर अम्बेडकर। जो चीज़ मैंने आपको बोली कि बुक्स के नाम दे दिए जा सकते हैं, आपसे पूछ दिया जा सकता है कि ये किस-किस के द्वारा है, कौन-कौन से आते हैं। तो इसे मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आ सकता है। यहाँ पे पब्लिश के बारे में जब पूछा गया है तो मूक नायक। अब देखिए यंग इंडिया, हरिजन, मूक नायक एंड इंडियन ओपिनियन। तो जैसे ही ये सवाल आता है तो इसमें 3-4 चीज़ें हम लोगों को करनी है। पहला कि मूक नायक किसके द्वारा पब्लिश की जाती थी? दूसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से लैंग्वेज में पब्लिश की जाती थी। तीसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से जगह से पब्लिश होती थी। और लास्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट टाइम इसका पब्लिकेशन कब हुआ था, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि इसका पब्लिकेशन कब से स्टार्ट हुआ था। सो दिस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हरिजन के बारे में, यंग इंडिया के बारे में, इंडियन ओपिनियन के बारे में। तो इस ढंग से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। Or the purpose of discussing, as I told earlier, is not just about discussing the question paper, लेकिन हम लोग को समझना है कि कितना ब्रॉड हो सकता है। हम लोगों को जब प्रिपरेशन करना है तो सिलेबस के ब्रॉडनेस को हम लोगों को डिफाइन करना है। और आप यहाँ पे देख पाइएगा कि अलग-अलग ढंग से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो इफ यू वांट टू क्रैक दिल्ली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, better be prepared for it. Next question है who among the following is the founder of Baskrit हितग्राही सभा, हितकरनी सभा। अब यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी आर अम्बेडकर। अब यहाँ पे जो है एक चीज हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अम्बेडकर के द्वारा एसोसिएटेड क्या क्या चीजें हैं। लाइक दे कैन आस्क लाइक विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग अम्बेडकर। अब उसमें ये स्टेटमेंट दे दिया गया कि हितकर्नी सभा वाज फाउंडेड बाय अम्बेडकर। मूक नायक का जो एडिटर हैं या जो पेपर है अम्बेडकर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। और या फिर मान लीजिए दे दिया जाता है कि ही वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया, पूछ दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ऑफ कोर्स लास्ट ऑप्शन फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस टाइप की भी चीजें आ सकती है। दूसरा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एम के गांधी के द्वारा कौन-कौन से इम्पोर्टेंट आप अगर मान लीजिए इनके द्वारा कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट बुक्स थी जिसको इन्होंने लिखा, आर्टिकल्स कौन से थे, कौन-कौन से पेपर के ये एडिटर थे लाइक यंग इंडिया। और कौन-कौन से इंस्टीट्यूशंस का इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो या सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज्योतिबा फूले, अ, इनका पुणे में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनफैक्ट दे ओपन द फर्स्ट गर्ल स्कूल।
तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। राम मनोहर लोहिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हम लोग जब भी मॉडर्न थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये चारों के बारे में पढ़ते हैं, बी आर अम्बेडकर, एम के गांधी, ज्योतिबा फूले एंड राम मनोहर लोहिया। तो मॉडर्न थिंकर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनसे एसोसिएटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, वो देख लीजिएगा। Next question is who asserted that rights of privacy and freedom must be recognized in all those spheres which are not directly connected with property? And the correct answer is Ram Manohar Lohia. एक चीज जो आप लोगों को ये भी देखना है, शायद देख सकते हैं, कि ऑल ऑफ अस नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टेड इन द सेंस कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड the responsibility to discuss, debate, and finally prepare the constitution. और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिसको रेज किए गए थे। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स, इमरजेंसी प्रोविजंस, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एक तो हम लोग ये जानते हैं कि ऑल दिस प्रोविजंस हैव बीन बोरोड बाय सम ऑफ द फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशंस, लाइक जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन हो, या फिर आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इटसेल्फ वाज बोरोड फ्रॉम फ्रांस। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे विच वेयर हेविली डिबेटेड इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो वो कौन-कौन से लीडर्स थे जो उन सारे पॉइंट्स को रेज़ किया था? तो इस पे भी सवाल आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर मान लीजिए टैक्सेस को लेकर, शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन द स्टेट्स, या फिर हम लोग अगर बात करें तो यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है, जो आप लोगों को देखना है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू लोहिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ injustice and inequalities prevail in the world against which revolutions were taking place throughout? अब इन्होंने 7 टाइप के इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज के बारे में बात की है। इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इन्होंने कौन से बुक में बात की है या कौन से आर्टिकल में बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, राम मनोहर लोहिया के बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। एक चीज़ तो ये क्लियर हो गया कि मॉडर्न इंडियन थिंकर्स के बारे में जो अभी तक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जो वेटेज है, अभी तक हम लोग ने ज़्यादा देखा है। दैट माइट चेंज इन द लेटर पार्ट, विल सी। लेकिन अ, इस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। और इनफैक्ट आई वुड से कि डोंट थिंक दैट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स आर मोर इम्पोर्टेंट than Indian thinkers. Indian thinkers, they have played an important role in the freedom struggle. So they are important, not politically, but also in terms of historical and sociological perspectives. Next question: who among the following are founder of Independent Labour Party and in which year? देखिए, जो मैंने आपको बात बोली थी कि अकाली दल डीएमके कब फॉर्म हुआ था, यहाँ पे आपसे सवाल पूछ दिया गया ना, इन विच ईयर। इसलिए मैंने आपको बोला कि पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे अंबेडकर के बारे में या गांधी के बारे में, तो मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल्स कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कौन सा इन्होंने किया है, बुक्स कौन सा लिखा है, कौन कौन सी चीज़ों से ये लोग एसोसिएटेड होते हैं, कब कब एसोसिएटेड थे। जैसे बी आर अम्बेडकर 1936, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बी आर अम्बेडकर 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्मेशन इन्होंने कहाँ किया था। हम लोग सभी लोग जानते हैं बी आर अम्बेडकर से एसोसिएटेड जो चीज़ है वो है पूना पैक्ट 1932 आफ्टर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस टाइप की जो मैंने आपको बोला कि एक मूक नायक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। अब आपसे सवाल पूछ दिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे सवाल आ गया, विच ऑफ द इन विच ईयर हिंद स्वराज वाज रिटन बाय एम के गांधी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि इम्पोर्टेंट हो जाता है बुक्स के साथ साथ कौन से ईयर में लिखा गया था या पब्लिश हुआ था, कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था। इन विच ईयर पंडिता रमाबाई awarded कैसर ए हिंद by the British government? 1919।
अब 1919 से एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन पंडिता रामाबाई के बारे में एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट आप लोगों को और बता दूँ, दैट शी वाज़ द फाउंडर ऑफ महिला आर्य समाज। तो आप लोगों को देखना है कि महिला आर्य समाज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इम्पोर्टेंट। अब देखिए, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ? अब राम इसका जो करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद। अब यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद के बाद दयानंद सरस्वती है, रामकृष्ण परमहंस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। दयानंद सरस्वती ने फॉर्म किया था आर्य समाज का। अब आर्य समाज का फॉर्मेशन इन्होंने कहाँ किया था? बॉम्बे में किया था। ईयर आप लोग देख लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट बुक जो दयानंद सरस्वती ने लिखा था, वो था कौन? सत्यार्थ प्रकाश। और रामकृष्ण मिशन दयानंद विवेकानंद ने क्यों फॉर्म किया था? बिकॉज रामकृष्ण परमहंस वाज द टीचर, और यू कैन से गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। आप लोगों को देख लेना है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, रामकृष्ण मठ कहाँ पे लोकेटेड है। रविन्द्रनाथ टैगोर से जो एसोसिएटेड है वो है शांति निकेतन। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मणिकल मैगजीन? इनका करेक्ट आंसर है राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन रॉय से एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। और यूजुअली राजा राम मोहन रॉय के साथ साथ और एक जो नाम जुड़कर आता है वह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बिकॉज ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया अपार्ट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। अब यहाँ पे एम एन रॉय है। एम एन रॉय के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि ही वॉज अ फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आप लोग देख लीजिएगा, ईयर 1920 1920s में है, मैं आपको ईयर नहीं बताऊंगा। और वी डी सावरकर के द्वारा जो बुक लिखी गई है उस बुक का नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इम्पोर्टेंट बुक है। Next question is, which one of the following is not correct regarding laws made towards protecting right of women in India? अब देखिए, यहाँ भी ये इन्होंने दूसरे टॉपिक पे सवाल पूछा है, लेकिन जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट और नॉट करेक्ट, उसी टाइप में सवाल ये आ गया है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि वुमेन के रिलेटेड जितनी जो एक्ट्स अभी तक आप ये बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आए हैं वो सारा दिया गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को कंसीडर करना है, लाइक दे हैव गिवन द नेम ऑफ द एक्ट एंड दे हैव आल्सो गिवन द ईयर इन व्हिच दे वर इनेक्टेड। लेकिन सवाल इस पे ये भी आ सकता है कभी-कभी कि समटाइम्स दे माइट गिव इन मैच ऑफ द फॉलोइंग, लाइक एक लिस्ट 1 में आपको एक्ट दे दिया जाएगा, लिस्ट 2 में आपको ईयर ऑफ इनेक्टमेंट दे दिया जाएगा एंड यू विल हैव टू मैच। और अगर मान लीजिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के बारे में है तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड भी हो सकता है, लेबर लॉज को लेकर हो सकता है, तो उसको भी एक बार थोड़ा-सा देख लीजिएगा। और जो करेक्ट नहीं है वो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जो इस पे जो 2-3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। एक तो विसाखा गाइडलाइंस। सो विसाखा इज एन, आप ये बोल सकते हैं कि इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। और इन्होंने ही, इस संस्था ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का फॉर्मेशन हो गया था। जस्टिस वर्मा कमेटी गिव द गाइडलाइंस और उसी के बाद फिर आपका वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर और महिला पुलिस थाना, ये सब का फॉर्मेशन हुआ था। तो इट्स इम्पोर्टेंट। और ऑफन सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को हम लोग विशाखा गाइडलाइंस के रूप में भी जानते हैं। The next question is, which of the following objects is not in the union list in the 7th schedule of India? अब देखिए, जो चीज़ें हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, आई टोल्ड यू दैट आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या है, एंड एग्जैक्टली दिस इज द थिंग दैट दे हैव आस्क्ड।
betting and gambling, and probably this is in the state list. तो इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है थ्रू इट्स ऑर्डर इन what is collectively known as the three-judge case of Supreme Court of India involved new rules for appointment and transfer of judges। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ पे इन्होंने सिर्फ जैसे थ्री जज केस दिया है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, ये इम्पोर्टेंट है देखना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि थ्री जज केस में क्या निकल कर आया था। जैसे यहाँ पे दे रहा है ना कि थ्री जज केस सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व किया क्या, न्यू रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन द अपर जुडिशरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में दे दिया जा सकता है या फिर डायरेक्टली पूछ दिया जा सकता है कि थ्री जजेस केस में क्या डिसाइड किया गया था, एंड देन इट गोना गिव द प्रोविजंस, एंड उसमें से एक आपका करेक्ट होगा। लाइक इफ दे गोना आस्क दैट थ्री जज केस में क्या डिसाइड किया गया था, तो आपको क्या लिखना है, किस पे टिक लगाना है, रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ट्रांसफर ऑफ जज इन द अपर जुडिशरी। तो इस टाइप की चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड बाय निकोलस हेनरी एज वन ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है एक्सेसिबिलिटी। अब यहाँ पे एक जो आपको इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देखिएगा, तो यहाँ पे आपको जो नोट्स बनाना है किस तरीके से बनाना है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को जो डिफाइन किया गया है निकोलस हेनरी के द्वारा, तो उसमें क्या क्या चीज़ों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया है। जब सवाल आता है नॉट आइडेंटिफाई, तो दिस मीन्स यू गेट द ऑप्शन ऑफ नोइंग कि क्या क्या आइडेंटिफाई किया गया है। और इनफैक्ट न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे जो भी स्कॉलर्स हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। द जेंडर बेस्डिंग एम सेट, चार ऑप्शन क्या है, प्रोवाइडिंग अफर्मेटिव एक्शंस टू एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ वुमेन, टू क्रिएट सेपरेट बजट फॉर द वुमेन, क्रिएटिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ दिस। जेंडर बस्टिंग होता क्या है? जेंडर बस्टिंग इज, इसका करेक्ट आंसर ठीक है, प्रोवाइडिंग अफर्मेटिव एक्शन। अब देखिए फर्स्ट टाइम जेंडर बस्टिंग स्टार्ट हुआ था 2005 में, और इस पे आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जेंडर बस्टिंग कब से स्टार्ट किया था। तो करेक्ट आंसर इज 2005, एंड आपसे पूछ दिया जा सकता है व्हिच वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट जेंडर बस्टिंग। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो आपका जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो यूनियन बजट लाया जाता है, तो सेपरेटली उसमें एक जेंडर बजट काइंड ऑफ सेक्शन होता है, जहाँ पे वुमेन रिलेटेड जितने जो आप ये बोल सकते हैं कि प्रोविजंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो प्रोस्पेक्टिव एक्सपेंडिचर की बात की जाती है, वो सारे प्रोविजनल एक्सपेंडिचर्स को लिस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए आप सर्व शिक्षा अभियान को लेते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान में फीमेल को लेकर कितना परसेंट टारगेट किया जा रहा है, या हम लोग आंगनवाड़ी को देखते हैं या वुमेन हेल्थ को देखते हैं, तो उसमें कितना परसेंट हम लोग टारगेट करते हैं कि वुमेन पे खर्चा की जाए, उसको हम लोग यूजुअली जेंडर बस्टिंग में डालते हैं। बट इट्स इम्पॉर्टेंट दैट जेंडर बस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग ए सेपरेट आइटम जहाँ पे हम जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो कर रहे नहीं। जेंडर बस्टिंग इज ऑल अबाउट एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ वुमेन। On the Principles of Political Economy and Taxation was authored by Davis Ricardo। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है जॉन स्ट्रॉस मिल, एडम स्मिथ का इम्पोर्टेंट है वेल्थ ऑफ नेशन, रॉबर्ट माल्थोस पॉपुलेशन बर्स्ट, इस टाइप की चीज़ें भी पूछी जा सकती है। जॉन स्टुअर्ट मिल ऑन लिबर्टी, तो ये इम्पोर्टेंट है। और यूजुअली एक जैसे हम लोग देखते हैं कि डेविड रिकार्डो तो आपके पहले वाले ये हो गए। यूजुअली हम लोग इकोनॉमिक्स से टर्म इनको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बुक इनफैक्ट जो आई थी, और जॉन मनियार्ड केन्स के द्वारा 1936 में
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। तो उस बुक के बारे में भी यूजुअली पूछ दिया जाता है। जॉन मनियार्ड के जनरल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। Question number 37. Which of the following was not a part of the three-point program of the constructive action of Gandhi? Use of charkha, abolition of untouchability, Hindu-Muslim unity, civil disobedience. Correct answer, civil disobedience. नेक्स्ट क्वेश्चन विच, तो एक चीज तो आपने देख लिया कि मैंने बोला था कि जो भी आपके मॉडर्न थिंकर्स हैं, मॉडर्न इंडियन थिंकर्स है, उनसे एसोसिएटेड जो भी चीजें, उन सारी को हम लोग को थोड़ा सा डीपली देखना है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज फाउंडेड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। अब यहाँ जो मैंने आपको पहले बोला था, एक जो रामकृष्ण मिशन के बारे में, वहाँ मैंने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा या बाकी जो लोग हैं उनके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या क्या चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और ये सवाल आपसे आ गया, विश्व भारती। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? एनी बेसेंट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, इट वाज, आप ये बोल सकते हैं कि उस टाइम के गवर्नमेंट ऑफ, यू कांट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। Which which scholars' lectures are compiled in the reconstruction of religious thought in Islam? Correct answer, मोहम्मद इकबाल। सर सैयद अहमद खान का नाम हम लोगों ने भी जस्ट लिया, इनका यहाँ पे है। अबुल कलाम आजाद, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। मोहम्मद अली जिन्ना। In fact, important to know is that Muhammad Ali Jinnah was not the first Prime Minister of Pakistan, but the first Governor General of Pakistan. तो अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन, whereas the first Governor General of Pakistan was Muhammad Ali Jinnah. Who among the following talked about the politics, administration, autonomy? विड्रो विल्सन। विड्रो विल्सन से हम लोग क्या चीज़ें यूजुअली इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज़्यादा 14 पॉइंट हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। 14 पॉइंट हम लोग जानते हैं regarding the League of Nations. He was one of the instrument in the foundation of League of Nations. और जो तीसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट विड्रो विल्सन से निकल के आती है कि विड्रो विल्सन चेयर या फिर आप इंस्टीट्यूट, जो पहला इंस्टीट्यूट वो क्रिएट किया गया था फॉर द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये भी आपसे पूछ दिया जा सकता है, विड्रो विल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कौन से यूनिवर्सिटी में लोकेटेड है? आई विल नॉट गिव द नेम, आप लोग देख लीजिएगा। प्रिंसटन, हार्वर्ड, एमआईटी, कैम्ब्रिज, येल कहाँ पे है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विड्रो विल्सन इज एसोसिएटेड विथ लिबरल इंटरनेशनलिज्म, उसको भी देख लीजिएगा। Who wrote Administrative Behavior, a study of decision making process and administration? हर्बर्ट सीमन। इनफैक्ट हर्बर्ट सीमन को हम लोग बहुत बार देखते भी हैं, जब भी हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है, इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई है, वो सारे को आप लोगों को देख लेना है। इनफैक्ट जो चार यहाँ पे जो स्कॉलर्स के नाम दिए गए, ऑल दीज आर एसोसिएटेड विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो एक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देख ही लीजिएगा। और हम लोग ने देखा है कि थर्ड क्वेश्चन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये फोर्थ भी आ गया, among the following who proposed new public service model? और करेक्ट आंसर है जेनेट एंड रॉबर्ट डेनहार्ट। और इनफैक्ट इसी पे एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, और दिस इज एसोसिएटेड विद इंडिया, कि कौन थे जिन्होंने प्रपोज किया था जो सिविल सर्विसेज वाला जो कॉन्सेप्ट है, दैट शुड बी कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Next question: Who among the following is not which among the following is not the element of good governance? Rule of law, corruption, accountability, transparency. Correct answer: transparency. इनफैक्ट इसी से आपको एक मैं सवाल पूछता हूँ जिसको ढूंढिएगा। पहले तो ये बता दूं, जो गुड गवर्नेंस का टर्म है, दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय वर्ल्ड बैंक। आपको बताना है या आपको सर्च करना है कि गुड गवर्नेंस का जो टर्म है कि कौन से ईयर में दिया गया था, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक हमेशा हर एक साल एनुअल रिपोर्ट निकालती है, तो एक साल जो पूरा रिपोर्ट था ये गुड गवर्नेंस पे था। सो व्हाट वाज द टाइटल ऑफ दैट रिपोर्ट एंड इन विच ईयर दैट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड? और इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि यूजुअली जो लास्ट 5-6 ईयर्स की रिपोर्ट है उसको आप लोग टाइटल देख लीजिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा या फिर आप यूएनडीपी के द्वारा जो दिया जाता है उसको देख लीजिए। जो चीज़ मैंने आपको बोली थी कि बुक और वो कब पब्लिश किया गया, अब देखिए यहाँ पे सवाल उस टाइप के आ ही गया कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अब यहाँ पे इन्होंने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बुक्स के बारे में पूछा है, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि चाहे वो आईआर की बुक हो या फिर आपका जो इंडिया का नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल था उसके बारे में बुक हो, उसके बारे में पूछा जा सकता है। सो द थिंग विच आई शेयर्ड अर्लियर दे हैव आस्क्ड, तो रेडी रहना है। अब यहाँ पे आ गया कॉन्सेप्ट की बात। अब देखिए ये भी चीज़ मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था कि कॉन्सेप्ट और वो कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, दोनों चीज़ें पूछी जा सकती है। दिस क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू योर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और द ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, बाउंड्री रैशनैलिटी और आइडियल ब्यूरोक्रेसी, किसके द्वारा कौन कौन सा चीज़ दिया गया है। सभी लोग जानते हैं आइडियल ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर। तो एक अगर आपने जान लिया तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू कि बाकी भी चीज़ें आप लोग जान जाएंगे। बाउंडेड रेशनैलिटी, हार्वर्ड, सैमर, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मेयो, तो ये आसान है। सॉरी, आसान नहीं है, मतलब यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट। अगेन क्वेश्चन अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन: हु टॉक्ड अबाउट द री-इन्वेंटिंग गवर्नमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ऑप्शन एंड गैबलर or Nicholas Henry William Nixon. Next question, according to Marx, which type of class society have shaped the human history? Correct answer क्या है? Slavery, feudalism, and capitalism. In fact, this is the, you can say, the chronological order of evolution of class society. तो उस चीज़ को इम्पोर्टेंट है आप लोग देख लीजिएगा। सोशलिज्म वाज नेवर ए क्लास सोसाइटी, पॉलिटिकल पावर, इम्पेरियलिज्म इन फैक्ट इज नॉट ए क्लास सोसाइटी, स्लेवरी वाज ए क्लास सोसाइटी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। और मार्क्स से तो हर एक बार क्वेश्चन आता ही आता है, दैट माइट बी इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी व्हिच हैव बीन प्रपोज्ड बाय मार्क्स, might be in terms of the books which have been written by, let's say, Marx or Friedrich Engels or anything। तो मार्क्स को अच्छे से देखना है। Who among the following used the term democratic centralism? वी आई लेनिन। लेनिन इज इनफैक्ट, अब देखिए यहाँ पे कार्ल मार्क्स, लेनिन, एंजल, थ्योडोर, ये सारे आपके आप ये बोल सकते हैं कि कम्युनिस्ट थे। और इनफैक्ट व्लादिमीर लेनिन के द्वारा बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया गया है, और इसी के द्वारा इंपॉर्टेंट हो जाता है लियो ट्रॉट्स्की के, जिन्होंने थ्योरी ऑफ परमानेंट रिवॉल्यूशन दिया था। इसमें ही वाज मर्डर्ड इन 1940 इन मैक्सिको जस्ट बिकॉज ही अपोज्ड स्टालिन। लेनिन के डेथ के बाद ही हैड टू लीव रशिया, सोवियत यूनियन। और इनफैक्ट ट्रॉट्स्की के द्वारा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई हैं, तो उनको भी एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु व्हाट वाज द एम ऑफ मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? अब देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी देखते हैं तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। और इसमें जो तीन इंपॉर्टेंट थ्योरी निकल कर आती है, एक तो है
डिपेंडेंसी थ्योरी दूसरा हो जाता है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। द थर्ड इज क्रिटिकल थ्योरी। The second thing that you need to consider is who are the scholars associated with this dependency theory, world system theory, and critical theory. And in fact, it's important to know that Marx was not a person who wrote anything in terms of international relation. लेकिन जैसे डिपेंडेंसी थ्योरी जो निकल कर आई थी, दिस वाज एन इकोनॉमिक थ्योरी विच टॉक्ड अबाउट how Latin America was not getting the benefits and was dependent, और इनफैक्ट डिपेंडेंसी थ्योरी में वो टर्म यूज किया गया था, कोर एंड पेरिफेरी। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी सिंपली एडेड अनदर टर्म इन टर्म्स ऑफ आपका सेमी पेरिफेरी। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने दिया था कोर एंड पेरिफेरी, और आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी ने दिया semi periphery, and they explain in terms of citing the example of countries like आपका सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, एंड दे आर्ग्यूड लाइक कोर हो गया आपका डेवलप कंट्रीज, पेरिफेरी हो गया जो कि आपका डिपेंडेंट ऑन डेवलप कंट्रीज है, लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज लाइक ब्राजील। और वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में इन्होंने आर्ग्यू किया था कि सेमी पेरिफेरी आर दोज कंट्रीज which are in transition, so transition from where, from periphery to the core, and they cited the example of आपका सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। अच्छा, by the way, we have also launched the test series and study material for JNU, NDU, and other universities, for IR, PISM, for international relation, for other universities, for पॉलिटिकल साइंस। सो आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, स्टडी मटेरियल रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट इट, देन यू कैन गिव अस ए कॉल यूजुअली। और आपको एक फॉर्म भी मिलेगा, वो फॉर्म जो है आपको लास्ट में मिलेगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, यू कैन फिल दैट फॉर्म एंड यू कैन कॉल अस, और वो हम लोग आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। सो जस्ट थॉट टू शेयर विद यू। और NIEO, NIEO यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि थ्रू विच द थर्ड वर्ल्ड एबल टू शो सम ऑफ द पावर ऑफ द ग्रेट पावर। तो ये जो NIEO है, यह है आपका न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, और यहाँ पे OPEC, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज क्यों आया है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, हाँ इम्पोर्टेंट, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल है वेना। कब फॉर्मेशन हुआ था? 70s में फॉर्म हुआ था, एग्जैक्ट ईयर आप लोग सर्च कीजिएगा। तो बेसिकली ये हो रहा था कि जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, दे आर, आप ये बोल सकते हैं कि दे आर फॉर्मिंग ग्रुप्स अमॉन्ग देमसेल्व्स, and they are trying to challenge the hegemony of the first world countries। और इनफैक्ट एक जो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन जो आर्टिकल है, द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, उस आर्टिकल को अगर पढ़िएगा तो उसमें एक जगह जो ऑथर है उन्होंने आर्ग्यू भी किया है कि जिस तरीके से जो हेजेमनिक पावर है, द फर्स्ट ऑर्डर वर्ल्ड ऑर्डर कंट्रीज स्पेशली ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, they try to act and they try to, you can say कि वो इस तरीके से अपने आइडियाज, एजेंडाज, इश्यूज को प्रमोट करते हैं। ऐसा लगता है कि दैट्स एवरीथिंग, दैट्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एंड द थर्ड वर्ल्ड कंट्री सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि लेजिटिमाइजेज इट एंड दे ट्राई टू कॉपी इट। इसीलिए वहाँ पे वो टर्म भी यूज करते हैं, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। Next question, in which year the first conference on human environment took place? 1972, Stockholm। In fact, जो स्टॉकहोम का जो कॉन्फ्रेंस है, इनफैक्ट उसके बाद ही आपका ये अर्थ समिट का कॉन्सेप्ट निकल कर आया था। तो हम लोग जानते हैं रियो समिट, उसके बाद आपका रियो समिट 1992, उसके बाद हुआ था आपका
साउथ अफ्रीका में जहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट समिट किया गया था, उसके बाद आपका आया था 2012 में हुआ था जहाँ पे हम रियो 20 प्लस हुआ, क्योंकि रियो में 1992 में हुआ था, 2012 में इट वाज लाइक 20 इयर्स लेटर. So they gave the concept that every year will add 10 plus 10 plus 10 plus. So 2012 was regarding sustainable development. दोहा में ऐसा कुछ नहीं हुआ था. और 1997 में क्योटो जो हुआ था वहां से निकल के आया था क्योटो प्रोटोकॉल. दिस वाज रिगार्डिंग द कार्बन अबेटमेंट. तो इन सारी चीजों को भी एक बार देख लीजिएगा. एंड यूजुअली वी प्रोवाइड ऑल दिस थिंग्स इन आवर नोट्स, और नोट्स नॉट ओनली फॉर आईआर बट पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो, क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने नोट्स में भी कवर अप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लेम दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन नॉलेज एंड पावर वेयर men have generally been seen as knowers and as subject of knowledge. पोस्ट स्ट्रक्चरल फेमिनिस्ट. अब आपको ये भी देखना है कि लिबरल फेमिनिस्ट, पोस्ट लिबरल फेमिनिस्ट, ये अलग अलग जो फॉर्म होता है, आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रीम होता है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसको एक बार देख लीजिएगा. एंड इम्पॉर्टेंट इज हु आर द पीपल, हु आर द स्कॉलर्स एसोसिएटेड विद दिस यू नो थॉट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक Refashioning Nature, Food Ecology and Culture, डेविड गुडमैन एंड माइकल टेकले. इनफैक्ट डेविड गुडमैन का एक ये भी है, ही इज ऑल्सो ए प्रोड्यूसर एंड ये है प्रोड्यूस ए वेल नोन डॉक्यूमेंट्री ऑन इंडिया. सो अगर यूट्यूब पे अवेलेबल है. हु एम द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म प्रिंट कैपिटलिज्म? बेनेडिक्ट एंडरसन. अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट जाएंगे. For Hugo, one among the following is not the cause of just war to enforce duty. आपको देख लेना है कि ह्यूगो जो है, he was one of the political philosopher जो फ्रांस में थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा. The second wave of feminism emerged in the year between 1960s to 1970s. इसमें इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें आपको ये देखना है कि फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, इसके बारे में देख लीजिएगा. एंड इम्पोर्टेंट इससे भी ज़्यादा है कि सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में कौन कौन से इशूज इमर्ज करके आए हैं. Who advocated the state should be viewed as a servant of its people and not its vice versa? कोफी अन्नान. और कोफी अन्नान अपने, जब वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, तो उस टाइम में इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लिखा था, डेवलपमेंट फॉर ऑल करके या फ्रीडम फॉर ऑल करके. उसको देख लीजिएगा एक बार. वो कब हुआ था, क्या किस टाइटल से ये पब्लिश किया गया, तो उसको देख लीजिएगा. Who was the founder of Backward and Minority Commission Employment Federation? काशीराम. काशीराम कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? उत्तर प्रदेश. कौन से पॉलिटिकल पार्टी से ये एसोसिएटेड थे? ये हैं आपके बहुजन समाज पार्टी. और ये भी देख लीजिएगा कि क्या ये आपके एमपी थे, एमएलए थे, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे. उतना सा डिटेल में नहीं आता है, लेकिन आ सकता है. बीपी मंडल, इनके बाद मंडल का कमीशन आया था. कर्पूरी ठाकुर, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार. Who advised Gandhi after he returned from South Africa to get to know rural India better? Gopal Krishna Gokhale. In fact, Gopal Krishna Gokhale was his political group. And Gopal Krishna Gokhale के political group कौन थे? महागोविंद रानडे, MG Ranade. Who among the following argued that indigenous and educated individuals starting far-flung colonial empire were often the originators of nationalist ideologies? Benedict Anderson. Next question, which committee among the following recommended the transfer of resources and genuinely empower local government? Balwant Rai Mehta Committee. In fact, all these committees are associated with Panchayati Raj. तो दो चीजें आपको करनी है कि पंचायती राज से एसोसिएटेड जितने कमिटीज हुए हैं उन सारे को लिस्ट आउट करना है. वो कमिटीज कब कब फॉर्म हुए थे उसको ईयर को टैग करना है. द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि उन कमिटीज के क्या क्या इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थे.
फॉर एग्जाम्पल कि 3 टियर गवर्नमेंट होना चाहिए। ये कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया था? नेक्स्ट कि पंचायती राज या 3 टियर गवर्नमेंट को रूरल या लोकल से गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। ये कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया था? इसके साथ-साथ एक इन जनरल जो आपको करना है कि जो बहुत सारे कमिटीज़ फॉर्म हुए हैं, तो उनके बारे में भी देख लीजिएगा, उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कभी मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी हो जाता है, आपका सिविल सर्विसेज कमिटी हो जाता है, इलेक्टोरल रिफॉर्म कमिटीज़ हैं, ये पंचायती राज कमेटी हैं, रूरल डेवलपमेंट कमिटीज़ हैं, तो उनको सारे को देख लीजिएगा। अब देखिए आपसे पूछ दिया गया ना, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1925, एम.एन. रॉय। यही चीज़ मैंने आपको बोला था ना कि एम.एन. रॉय फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920s में फॉर्मेशन हुआ था। सवाल आ गया। इसलिए मैंने आपको बोला कि उससे एसोसिएटेड जो भी चीज़ें हैं आपको एक बार देख लेनी है। Who among the following is associated with mass society theories? Eric Fromm. Next question, E.V. Ramaswamy. तो E.V. Ramaswamy is associated with DMK, DK, AIDMK, MDMK. तो ये किससे एसोसिएटेड थे? डीके यानी द्रविड़ कजगम। तो यहाँ पे आपको डीके, डीएमके, एआईडीएमके और एमडीएमके इसके 4 डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया। तो एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों को करना है कि ये भी देख लीजिएगा कि ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ कब-कब फॉर्म हुए थे। और जैसे आपसे पूछ दिया कि ईवी रामास्वामी कौन से पार्टी से एसोसिएटेड थे, तो वैसे ही आपको ये भी देख लेना है कि एमडीएमके, एआईडीएमके, एमडीएमके इनसे कौन-कौन से लोग एसोसिएटेड थे। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टाइप की जब तक आप चीज़ें नहीं कीजिएगा, तो शायद जो आपका आप ये बोल सकते हैं कि पूरा प्रिपरेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जो इनिशियली हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस की, वो बार-बार रिपीट हो रही है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों को in Kerala that underground the social democratic path might be coded as अब ये ग्रीन ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑथर्स एंड देयर राइटिंग्स। तो आप ये बोल सकते हैं कि वह कौन-कौन से बुक्स उन्होंने लिखा था। तो ऑथर एंड बुक्स तो एक बार देख लीजिएगा, दीज आर समथिंग व्हिच इज़ वेरी ईज़ी। और इन सारे टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे बुक्स एंड ऑथर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे आप एक भी पॉइंट मिस करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, बिकॉज़ 1-2 भी अगर आपको आता है तो आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर तक पहुँच पाइएगा। सो यहाँ पे पूछा गया जेएस मिल्स के बारे में, जेम्स बेंथम के बारे में, जॉन लॉकी के बारे में एंड हैरोल्ड लस्की के बारे में। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं ये चीज़। अब यहाँ पे जो देखिए पहले भी पूछा गया था अबाउट द जस्टिस मॉडल ऑफ रॉबर्ट नॉजिक। तो यहाँ पे पूछ दिया गया है, और इनफैक्ट मॉडल्स ऑफ जस्टिस को 4 डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में भी दिया गया है। जस्टिस एज फेयरनेस, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड जस्टिस एज कैपेबिलिटी। तो 2 चीज़ें तो आप देख के समझ जाते हैं, जस्टिस एज़ फेयरनेस के बारे में और जस्टिस एज़ कैपेबिलिटी के बारे में। तो जस्टिस एज़ फेयरनेस जॉन रॉल्स, जस्टिस एज़ कैपेबिलिटी अमर्त्य सेन। तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि इस दोनों को भी अगर आप जान गए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन मैच द फॉलोइंग की मेजर आउटकम। तो अब यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि एक साइड आपको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में दे दिया गया है और उनके प्रोविजंस क्या थे। तो इनफैक्ट यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपसे एक एक प्रोविजन दिया गया है, बहुत बार ऐसे भी हम लोगों ने देखा है कि लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 they'll give and they'll give some of the major provisions and they'll ask which of the following is either correct or not correct, correct and select। तो ये भी चीजें हम लोगों ने देखा है।
तो सेपरेट इलेक्टेड फॉर द मुस्लिम डायकी, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, इंक्लूजन ऑफ इंडियन मेंबर्स इन प्रोविजनल काउंसिल्स, किस तरीके से क्या क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंक्लूजन ऑफ इंडियन मेंबर्स इन प्रोविंशियल काउंसिल, ये आपका शुरू हुआ था कब? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। जो आपको देखना है कि अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हु वे द इंडियन मेंबर्स हु वे इंक्लूडेड इन द इंडियन काउंसिल, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर सेपरेट इलेक्टेड फॉर मुस्लिम 1909, डायकी 1919, प्रोविजनल ऑटोनॉमी 1935, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब यहाँ पे आता है नथिंग ऑफ द पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू द स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये सारे जो प्रोविजंस हैं किन स्टेट्स पे लागू नहीं है। ए बी सी ओनली, ए बी सी ओनली पे ये लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू है? क्योंकि वहाँ पे एक आपके टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं जो आपके ट्राइबल स्टेट्स हैं या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स है, तो उनका एक अलग ही प्रोविजन है जहाँ पे आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फॉर्मेशन होता है। तो उस चीज़ को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। एट प्रेजेंट एक्स ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ नीति आयोग आर, तो एक देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है कि नीति आयोग के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन हेड कौन होते हैं। दूसरा, नीति आयोग को डिफाइन किया गया है कि उसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो फॉर एग्जांपल विवेक देबरॉय, ये आपके परमानेंट मेंबर हैं। उसके बाद डिफाइन किया गया है कि कौन-कौन से कितने मिनिस्टर्स जो हैं मेंबर होंगे। उसमें डिफाइन किया गया है कि कौन-कौन से स्टेट चीफ मिनिस्टर्स मेंबर होंगे। तो जैसे यहाँ पे नीति आयोग के बारे में पूछा गया है, वैसे ही आप लोगों को जीएसटी काउंसिल के बारे में भी एक बार देख लीजिएगा। दूसरा, इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल। और ये भी देख लीजिएगा कि जीएसटी काउंसिल के हेड कौन है और इंटर स्टेट काउंसिल के हेड कौन है। अब है who was constitutionally elected to the provisional president of the Constituent Assembly on 9 December 1946? करेक्ट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। राजेंद्र प्रसाद जो है बाद में इलेक्शन के बाद ये हेड हुए थे एंड ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस पे ये भी आपसे सवाल पूछ दिया जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद जो है कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे, और ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये दोबारा बार चुनाव जीते थे, नहीं जीते थे। तो इस टाइप के हाँ, सवाल पूछा जा सकता है। अब जैसे यहाँ दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड हिंदू महासभा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। Who among the following scholars are known to have propounded critical theory? अब यहाँ पे जो इनका करेक्ट आंसर है ये है बी। मैंने दिस वाज स्टार्टेड बाय ए बी सी ई ओनली, ए बी सी ई ओनली। और जो मैंने आपको बात बोली थी क्रिटिकल थ्योरी, मतलब मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। इनफैक्ट क्रिटिकल थ्योरी वाज, जिसको कि हम लोग फ्रैंकफर्ट स्कूल भी बोलते हैं, और फ्रैंकफर्ट स्कूल जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे ये पूरे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे, दे स्टार्टेड आर्गुइंग द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस चीज़ को देखिएगा। और इसके पीछे एक हिस्ट्री भी है क्रिटिकल थ्योरी के पीछे कि किस तरीके से एक रिच बिजनेसमैन ने फंड किया था, एंड दिस बिजनेसमैन बिलोंग टू द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। Who among the following constitute the electoral college to elect the president of India? मतलब कि कौन कौन चुन सकते हैं। तो यहाँ पे elected members of both houses of parliament and elected members of legislative assemblies of state। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट जो इसका जो करेक्ट आंसर है ये थर्ड है,
लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान देखना है कि 2 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि यूनियन टेरिटरी से बिलॉन्ग करते हैं। दे आर पुडुचेरी एंड दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ के भी जो एमएलएज होते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, और जो एमएलसी होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन-कौन से स्टेट में एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। Insertion of fundamental duties was made by the Constituent 42nd Amendment Act and it was amended by, ये दोबारा कब अमेंडमेंट हुआ था? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86th अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया था? राइट टू एजुकेशन। उस चीज़ को आप लोगों को देख लेना है। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी देख लेना है कि 44, 76, 83rd, 86th में क्या-क्या हुआ था। 89th इम्पोर्टेंट है। 89th में क्या हुआ था? है सम फिलोसफिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ कंट्री। तो ये देखिए, जो बात हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे हम लोग ने वो डिस्कस किया था ना कि कौन-कौन से ऐसे लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को रेज किए थे। जहाँ पे हम लोग ने बातें ये भी की थी कि कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स या जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं किस-किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड और को ऑथर्ड बाय मार्क्स। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने बात किया था अम्बेडकर के बारे में, गांधी के बारे में, यहाँ पे मार्क्स के बारे में पूछ दिया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि को ऑथर्ड बाय मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल के बीच में कौन कौन सा हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। दास कैपिटल, होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी। Next question is, who among the following defines secularism as the study of promoting human welfare by material means, measuring human welfare by utilitarian rule and making service of others a duty of life? जी वेलकम। यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज बनाई गई थी, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविजन ड्राफ्टिंग कमेटी, एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहीं पे आपका आ जाता है यूनियन पावर कमेटी। तो इनफैक्ट देयर आर 15-16 कमिटीज व्हिच वर फॉर्म्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो आप लोग एक बार पर्पस भी देख लीजिएगा और वो भी देख लीजिएगा। जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को हेड कर रहे थे जेलन, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी को हेड कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, एडवाइजर थे बी एन राव। इसको देख लीजिएगा। हाँ, अब देखिए यहाँ जो प्रोविजंस जो मैंने आपको बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल एंड उनके प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा आप लोग को ये देख लेना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू विच जीएसटी वाज इंसर्टेड, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के डिफरेंट प्रोविजंस को इन्होंने पूछ दिया है। One of the following has described party system in India as a single party dominance. तो मॉरिस जोन्स। The Bhuriya Committee report of 1996 led to which of the significant legislation? The Panchayats Extension to Scheduled Areas Act। यहाँ पे जैसे मान लीजिए जब पंचायत, ट्रिपल तलाक, राइट इंफॉर्मेशन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ अबॉर्शन एक्ट, तो इनके बारे में ये भी देख लीजिएगा कि ये कब कब जो है इन एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ है, उस ईयर को भी देख लीजिएगा। अब देखिए, ये पॉलिसी ईयर हम लोग अभी बात कर रहे थे इनेक्टमेंट ईयर का, उसी टाइप की सवाल यहाँ पे पूछ दिया गया है। तो अब आपको एक चीज़ तो क्लियर हो ही गया है कि जो भी टॉपिक को आप उठाते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ों को देखना है। देखिए, एक चीज़ जो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फॉर्मेटिव हो सो दैट इज़ ईज़ी टू रिमेंबर एंड जिस तरीके से सवाल पूछा जाता है वो सारी चीज़ हम लोग कोशिश करते हैं अपने एंड से वो सारा रिफ्लेक्ट करें। और अभी तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाती है, ईयर, एसोसिएशन, बुक्स एंड ऑथर्स, कौन-कौन से लोग एसोसिएटेड है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को देख लेना है।
ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट या एनजीटी किसके रिकमेंडेशन के द्वारा हुआ था। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अगर मान लीजिए कोई कमेटी बनी थी तो कब बनी थी, किसके द्वारा हेड किया गया था, हु वर द मेंबर्स, which of the following is correct with respect to protection of right and dignity of scheduled caste and scheduled tribes in India। अब देखिए जो हम लोगों ने बात की थी जिस तरीके से वुमेन को लेकर हुआ था, यहीं पे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर सारे एक्ट्स के बारे में बात किया गया है। अब यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब ये कब हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो है एक कॉमन कमीशन था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थिंक 89 या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है सेपरेट कर दिया गया था राइट इन टू सन टू, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। दिनेश गोस्वामी कमिटी रिकमेंडेशन, जो मैंने आपको बात बताई थी कि आपका हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे पंचायती राज कमिटीज के बारे में, तो हम लोगों ने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है, जो इलेक्शन को रिलेटेड जो कमिटीज बनी है, यूपीएससी रिलेटेड जो कमिटीज बनी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कमिटीज बनी है, उनको देखना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये है आपका इलेक्शन को लेकर, और दिनेश गोस्वामी कमेटी का क्या-क्या रिकमेंडेशन रहा था, उस चीज़ पे क्वेश्चन है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों को एक टॉपिक उठाना है तो क्या-क्या चीज़ देखनी है। और इनफैक्ट ये सारी चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं क्योंकि हम लोग एज़्यूम करते हैं कि इस टाइप की चीज़ें अक्सर आएगी ही आएगी। Which of the following cases is not related to the idea of basic structure of the constitution? अब देखिए जो सवाल हमने आपसे बोला था ना कि बेसिक स्ट्रक्चर का अलग-अलग जो एक टाइमलाइन में इवोल्यूशन हुआ है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 3 इम्पोर्टेंट केसेस है, ऐसा बोमाई केस, मिनर्वा मिल केस एंड केशवानंद भारती केस। अब आपको ये भी देखना है कि मिनर्वा मिल केस में क्या बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या आया था? ऐसा बोमाई केस में क्या आया था एंड केशवानंद भारती केस में क्या आया था? एंड ये केसेस कब-कब आए थे? तो देखिए जो चीज़ें हम लोग बिगिनिंग में डिस्कस किए थे उस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच। तो बेसिकली जो कमीशन फॉर्म हुआ था, राजीव गांधी असैसिनेशन, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, तो ये कमीशन, तो जो मैंने आपको बात बोली कि बहुत सारे जो कमिटी या कमीशन फॉर्म होते हैं उनके पर्पस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया है कि नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि एमपी ठाकुर कमीशन या नानावटी कमीशन या फिर जो भी कमीशन है, सिख राइट कमीशन, तो ये किसके द्वारा, कौन थे कमीशन या किस पर्पस से हुआ था, उसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ लेजिस्लेशन द राज्यसभा हैज लेस पावर देन द लोकसभा। मनी बिल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑर्डिनेंस प्रोमulgated। तो अब देखिए ऑर्डिनेंस को रिलेटेड भी एक सुप्रीम कोर्ट केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था, स्पेशली इन केस ऑफ, ये आया था आपका बिहार से, कि कोई भी गवर्नमेंट जो है आइदर द यूनियन और द स्टेट गवर्नमेंट दे कैन नॉट प्रोमulgate द ऑर्डिनेंस अगेन एंड अगेन। वो कौन से केस में आया था उसको देख लीजिएगा। एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्डिनेंस रिलेटेड क्या-क्या है, गवर्नर्स के क्या पावर है देख लीजिएगा। क्या गवर्नर के पावर, प्रेसिडेंट के पावर दोनों के सेम है, उसको देख लीजिएगा। Which of the following nationalist leader defended the continuity of Indian civil services? जो मैंने आपको बात बोली थी, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। Who among the following are considered as the founder of policy science? Harold, ठीक है। Which political theory suggested justice as mutual advantage? डेविड ग्लूथियर। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे फिर अगर आप देखिएगा तो ये बुक के नाम है, तो बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनफैक्ट 7-8 क्वेश्चंस आपके बुक्स एंड ऑथर्स से हैं। Which of the following is not central organizing idea of social cooperation according to Rawls? तो यहाँ चार जो दिया गया है, सोशल कोऑपरेशन, द आइडिया ऑफ फेयरनेस, फेयर टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन, तो जो करेक्ट आंसर है विच इज नॉट एसोसिएटेड, वह सोशल कोऑपरेशन है डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम मेनली सोशल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज।
South Asian Association for Regional Cooperation was founded on 8th of December 1985. अब जो सार्क से एसोसिएटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप लोगों को देख लेना है। फॉर एग्जांपल सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये कहाँ पे फॉर्म हुआ था, तो ढाका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू। सार्क के एसोसिएटेड इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, 3-4 इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, उसको देख लीजिएगा। दूसरा, सार्क रिलेटेड कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे जिसको डिस्कस किया गया था, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। लाइक क्या एक कॉमन मार्केट, क्या कॉमन करेंसी क्रिएट करना चाहिए, या फिर एक यूनियन के, इकोनॉमिक यूनियन के, तो उस टाइप के चीजें हैं, देख लीजिएगा। Which two states leave United Nations Educational Scientific UNESCO, Israel, USA? The manuscript of Kautilya Arthashastra was first discovered and studied by Trudpatna Sahasrastri. First woman Chief Minister of Indian State, सुचित्रा कृपलानी। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि सुचित्रा जो है कौन से स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी, सरोजनी नायडू कौन से स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी थी, और आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ आप लोग ईयर भी देख लीजिएगा। इनफैक्ट एनी बेसेंट वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INA, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, एंड सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम द प्रेसिडेंट। How many articles does UNDHR contain? 230. UNDHR क्या है? United Nations Declaration of Human Rights. In fact, Declaration of Human Rights से human right जो भी चीज है उससे एसोसिएटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक बार देख लीजिएगा, जो चार्टर है बेसिकली। Next question is, under the Domestic Violence Act 2005, the magistrate shall endeavour to dispose of every application made under Section 1 within a period of 60 days. And which of the following not function of National Human Rights Commission? To provide economic compensation to any human rights violation victim. Human Rights Commission या फिर बाकी जितने जो आपके OBC कमीशन है, ट्राइबल कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन, उनके बारे में देख लीजिएगा फॉर्मेशन, उनका कंपोजिशन, कब फॉर्मेशन हुआ था, who are the people who can appoint this, and what are the eligibility criteria, like human right commission, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ये सुप्रीम कोर्ट के जो एक्स जजेस हैं वही हो सकते हैं। वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में ये है कि जो आपके हाई कोर्ट के जज एंड सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों हो सकते हैं। सेकेंड इज, हु आर द पीपल हु कैन अपॉइंट दिस पर्सन, उनका कंपोजिशन क्या होता है, पावर्स क्या होता है। तो पावर जैसे होता है कि दे हैव द पावर ऑफ एनी सिविल कोर्ट, नॉट अ क्रिमिनल कोर्ट। उनके टर्म कितने साल का होता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, वो देख लीजिएगा। कैन दे बी रीअपॉइंटेड, यस नो, वो देख लीजिएगा। तो इस टाइप की सारी चीज़ें को देख लीजिएगा। इसके साथ साथ एक जो मान लीजिए यहाँ पे टॉपिक नहीं पूछा गया है लेकिन इम्पोर्टेंट है, वो है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को लेकर। यूपीएससी हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, तो कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, इनके बारे में भी इम्पोर्टेंट है देखना है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट हो जाता है नॉन स्टैट्यूटरी कमीशन। फॉर एग्जांपल सीबीसी हो गया, सीबीआई हो गया, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, तो इनका एलिजिबिलिटी या फिर कौन अपॉइंट करते हैं, और लोकायुक्त के बारे में उनको देख लीजिएगा। तो सारा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। और हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने जो प्रोविजंस देखे हैं, जो टॉपिक वाइज हम लोग ने देखा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस भी करेंगे थ्रू यूट्यूब। और नोट्स के थ्रू तो हम लोग सारा चीज़ कवर अप कर ही रहे हैं। अगर आपको नोट्स के बारे में, मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, क्वेश्चन बैंक के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, सो यू कैन गिव अस ए कॉल एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, so please like us, share your comments, so that we can improve, and share among your friends so that they can also get the benefits of whatever we are doing. The knowledge is something that it's gonna gain if we share with each other. We are working hard and we expect you to work hard. आप लोग
मेहनत कीजिए, हम लोग भी अपने एंड से मेहनत कर रहे हैं। एंड हार्ड वर्क ऑलवेज पेस। इसके अलावा आपके पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग जो है आपके सभी क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।